नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तराखंड से मिल रही है, जहां यूसीसी पर हलचल तेज हो गई। यूसीसी पर आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। राज्य सरकार को जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी। 15 जुलाई तक सौंपी जा सकती है रिपोर्ट। सीएम धामी ने राज्यपाल से मुलाकात कर इसकी जानकारी दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चाएं जो हैं उत्तराखंड में तेज हो गई हैं और ये माना जा रहा है कि राज्य सरकार को 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, हम देख रहे हैं लगातार उत्तराखंड में यूसीसी का मुद्दा छाया हुआ है और अब इससे लेकर जो तैयारियां हैं वो भी कहीं ना कहीं तेज हो गई हैं। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो तैयारियां हैं एक नहीं बल्कि अनेकों स्तर पर जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। जो विशेषज्ञ समिति है, जो यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जिस विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, समिति के स्तर पर भी लगातार मंथन का सिलसिला जारी है और तमाम पहलुओं का आंकलन किया जा रहा है। इसके साथ साथ सरकार के स्तर पर भी यूसीसी के ड्राफ्ट को मिलने को लेकर के जो है वो चर्चाएं हो रही है, मंथन किया जा रहा है कि किस तरह से इसको लागू किया जाएगा, संवैधानिक प्रक्रिया जो है उनको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा और जो अवलोकन करने वाले अधिकारी हैं वो कौन होंगे और क्या इसके लिए उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने की आवश्यकता होगी। तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर राज्य सरकार के स्तर से भी मंथन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री पहले ही कई सार्वजनिक मंचों से इस बात को बयां कर चुके हैं कि जैसे ही समिति की तरफ से रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, समिति की रिपोर्ट प्राप्त होते ही इसका अवलोकन किया जाएगा और उसके बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो अब ये देखना होगा, जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं कि 15 जुलाई तक जो है वो विशेषज्ञ समिति है वो सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी और उसके बाद सरकार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की है और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात के मायने भी निकाले जा रहे हैं कि हाल ही में मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर थे और कई केंद्र नेताओं से उत्तराखंड के विकास पर चर्चा की है और इस चर्चा के बाद औपचारिक तौर पर जो है वो भ्रष्टाचार भेंट मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से की है और राज्यपाल से उत्तराखंड के तमाम मामलों पर चर्चा की है। तो ये माना जा रहा है कि जल्द ही विशेषज्ञ समिति जो है वो राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और राज्य सरकार को रिपोर्ट मिलते ही राज्य सरकार की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी, लेकिन सवाल ये भी उठता है, बीच में कहा जा रहा था कि यूसीसी को लेकर जो आदिवासी वर्ग हैं कहीं ना कहीं वो आवाज बुलंद कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये फैसला लिया गया कि आदिवासियों को ध्यान में रखकर ही यूसीसी तैयार किया जाएगा। अब देखिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है क्योंकि अभी ड्राफ्ट जो है वो पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। चाहे वो विपक्ष के लोग हों, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो विशेष समुदाय से जुड़े लोग हों, सबके सब कयास और अटकलें लगा रहे हैं क्योंकि अभी ड्राफ्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। ऐसे में आदिवासी हो या अन्य लोग हों, सबके सब कयास लगा रहे हैं। जब पूरी तरह से जो ड्राफ्ट है इसका वो पब्लिक में होगा उसके बाद फिर इसकी बारीकी से तमाम जो विशेषज्ञ लोग हैं, एक्सपर्ट्स लोग हैं, वो इसका अध्ययन करेंगे और इसकी वास्तविक तस्वीर जो सबके सामने आ पाएगी। तो अब ये देखना होगा कि जिस तरह से विशेषज्ञ समिति ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और मीडिया के प्रतिनिधियों से जब भी संवाद हुए हैं उस दौरान भी उन्होंने संतुलन बनाने की बात कही है कि समाज के हर तबके से सुझाव लिए गए हैं, उन सुझावों का जो है इसमें समायोजन किया जा रहा है और एक संतुलित ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है और जो कानून से संबंधित लोग हैं, कानून के जानकार हैं, उनसे भी बातचीत की, उनके भी रायशुमारी हुई है, उनसे भी सुझाव लिए। तो अब ये देखना होगा आदिवासी हो या अन्य लोग हों, आखिर इनके जो रायशुमारी है उसको किस तरीके से संतुलन उसका बनाया जा रहा है और जो समिति की तरफ से ये बात कही जा रही है कि संतुलन बनाया जाएगा। अब देखना होगा जब ड्राफ्ट जो है वो सामने आएगा उसके बाद जो हकीकत है वो इस ड्राफ्ट की एक्चुअल में क्या होगी। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी कि आखिर जो ड्राफ्ट एक्चुअल में क्या होगा। लेकिन अगर देखें विपक्ष लगातार यूसीसी का विरोध कर रहा है और विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है। कहाँ तक ये सही है, क्योंकि सरकार लगातार यही कहती आई, यही दावा करती आई है कि सबका साथ सबका विकास, हर वर्ग को साथ लेकर चलने की बात सरकार करती है।
देखिए, विपक्ष के नेता कई सवाल खड़े कर रहे हैं, ये जी। बात सही है। विपक्ष के नेता इसके ड्राफ्ट को लेकर के कई बार बयान भी जारी कर चुके हैं, और कुछ विपक्ष के ऐसे भी नेता हैं जो इस बात को भी बयान कर रहे हैं कि जब तक ड्राफ्ट उनके हाथ में नहीं आता तब तक बहुत ज्यादा इसमें नहीं कह सकते हैं। हाल ही की अगर हम बात करें और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को कहा था कि फिलहाल वो विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब तक इसका ड्राफ्ट हाथ में नहीं आ जाएगा उनके, तब तक वो बहुत ज्यादा इसमें कुछ कहने की स्थिति में नहीं होंगे। एक पहलू इसका ये है, और दूसरा ये है क्योंकि विपक्ष के नेता हैं और मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तराखंड में कांग्रेस है, लिहाजा कांग्रेस के नेता अलग अलग मंचों से अलग अलग समय पर इसका विरोध करते रहे हैं। और ये बात भी सही है कि किसी धर्म विशेष को लेकर के कांग्रेस ने उनकी वकालत भी की है और इस बात को भी कहा है कि ये कहीं ना कहीं जन विरोधी है। अब जो विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं और तमाम जो इस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, वो वास्तव में जब इसका ड्राफ्ट आ जाएगा उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद ही जो विपक्ष के नेताओं का जो सवाल है, विपक्ष के नेताओं के जो आरोप हैं, वो कितने सच साबित होंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी जो आरोप हैं वो कितने सच साबित होते हैं और सरकार इसका किस तरह से जवाब देता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बने रहिए सोनू हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो आपको बता दें, समान नागरिक सहायता की ड्राफ्ट रिपोर्ट फाइल करने की सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है और इस पर विशेषज्ञ की जो समिति है वो आज महत्वपूर्ण बैठक लेगी और इसके साथ ही इस रिपोर्ट में सिफारिशों के साक्ष्य, दस्तावेज और अनुबंध जो हैं वो संलग्न किए जाएंगे। दस्तावेज रिपोर्ट का हिस्सा होगी और 15 जुलाई तक ये माना जा रहा है कि रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से उत्तराखंड से मिल रही है। जब मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं। जल्द हो सकता है धामी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार। धामी सरकार में 4 मंत्री पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। चलिए ज्यादा जानकारी की रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सुनो, जिस तरह से अब जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, पहले भी कई समय से इसे लेकर चर्चाएं चल रही थी अंदर खाने में, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो 4 पद खाली हैं, जब ये भरेंगे, जब नामों का ऐलान होगा, तो क्या लगता है चुनावों के पहले कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर अंतर्कलह देखने को मिल सकती, कोई नाराजगी किस तरह की निकलकर सामने आ सकती है? देखिए, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे पार्टी के सीनियर नेता हैं जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो ये आस लगाए बैठे हैं कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उत्तराखंड सरकार का, निश्चित तौर पर इसमें उनको मंत्री पद मिलने वाला है और समर्थकों की तरफ से भी इस तरीके की बात कही जा रही है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जो प्रदेश नेतृत्व है बीजेपी का और जो सरकार के रणनीतिकार हैं, इन दोनों को ही केंद्र नेतृत्व ने आखिर क्या मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री कई दिवसीय दौरे पर दिल्ली में थे और दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की, प्रधानमंत्री से मुलाकात की, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की और कई दिग्गज नेताओं से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। जाहिर सी बात है कि इस मामले पर भी मुख्यमंत्री ने पार्टी हाईकमान का मार्गदर्शन लिया है और जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है और इसमें जो तमाम विधायक हैं अलग अलग क्षेत्रों के, जो अपने आप को सीनियर मानते हैं और कई बार के विधायक हैं, और जो कुछ ऐसे भी लीडर हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, तो वो ये उम्मीद लगा रहे हैं कि उनको इस मंत्रिमंडल विस्तार में मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर उनकी मन मुताबिक फैसला प्रदेश नेतृत्व या हाईकमान नहीं लेता है तो निश्चित तौर पर बगावत के तेवर भी देखने को मिल सकते हैं और चुनाव आने वाले समय में होना है। ऐसे में पार्टी हाईकमान, प्रदेश नेतृत्व ये संतुलन बनाने की कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके की बगावत, किसी भी तरीके का विरोध पार्टी प्लेटफॉर्म पर ना हो। एक संतुलन फैसला जो है मंत्रिमंडल विस्तार का लिया जाए। क्षेत्रीय संतुलन क्या होगा, जातीय संतुलन क्या होगा, जन नेताओं के आधार पर पार्टी हाईकमान और प्रदेश नेतृत्व निर्णय लेगा और इसके साथ साथ जो जनाधार नेताओं का है और जो कार्य संस्कृति विधायकों की, जिन विधायकों की अच्छी रही है, ऐसे विधायकों को मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि किस विधायक का जो है वो सपना मंत्री बनने का साकार हो पाएगा और जो विधायक उम्मीद देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं मंत्री बनने की, अगर उनका सपना साकार नहीं होगा तो उस दौरान उनके समर्थक आखिर किस तरीके का विरोध करेंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी किस तरह के जो बगावती तेवर हैं वो कैबिनेट विस्तार के बाद देखने को मिल सकते हैं और अब जो अंदर खाने में इस वक्त हलचल चल रही होगी
वो तो विस्तार के बाद ही पता चल पाएगी, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे से लौटे थे और उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी और ये भी कहा जा रहा था कि इस मुलाकात के बाद जो कैबिनेट विस्तार के जो दायित्व में बंटवारे किए जाएंगे उसे लेकर भी लगातार चर्चाएं तेज है। और अब देखना होगा कि कब तक जो दायित्व हैं, जो जिम्मेदारी हैं, वो विधायकों को सौंपी जाएगी, मंत्री पद मिलेगा और किस तरह से आने वाले समय में वो इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। क्योंकि जब भी इस तरह से विस्तार की चर्चाएं होती हैं, मंत्री मंडल विस्तार होता है, तो कहीं ना कहीं जनता को आस लगती है, आस होती है कि जो आने वाला मंत्री होगा कहीं ना कहीं वो बेहतर काम करेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पार्टी को कहीं ना कहीं नाराजगी झेलनी पड़ती है इसके कारण। चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि उत्तराखंड से, जहां पर राजधानी के नागरिकों के लिए सेवाएं शुरू होंगी। एक फोन पर 575 सेवाएं शुरू की जाएंगी। सीएम धामी ने इन सेवाओं का श्री गणेश कर दिया, उपलब्ध कराई जाएंगी सभी जन सेवाएं। चलिए ज्यादा जानकारी की रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, किस तरह की जो सेवाएं होंगी वो उपलब्ध कराई जाएंगी जनता के लिए? अब देखिए, कई ऐसी सेवाएं हैं जो अभी तक आप और हम देखते हैं कि तमाम जो जरूरतें जिस भी नागरिक की होती हैं उसको ऑफिसों में जाना होता है और उनके चक्कर काटने होते हैं। लेकिन अब सरकार एक ऐतिहासिक पहल कर रही है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार आपके द्वार इस योजना की शुरुआत की है और ये माना जा रहा है कि तमाम तरह की जो सेवाएं हैं, सरकारी सेवाएं, इन सेवाओं को अब विभागीय संबंधित जो अधिकारी हैं वो एक आम इंसान के घर पर उपलब्ध कराने वाले हैं। अब चूंकि सरकार जन कल्याण की योजनाओं की को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, लिहाजा शिक्षण से संबंधित जो सेवाएं हैं वो इसमें शामिल है, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित जो सेवाएं हैं वो इसमें शामिल है, पेंशन है और इसके अलावा जो और जो सेवाएं हैं वो इसमें शामिल है। जो आम इंसान है, प्रमाण पत्र हैं, कई ऐसे हैं, जो टेलीमेडिसिन है, लॉ और टेली लॉ है, ये ऐसी सेवाएं हैं जिन सेवाओं को इसमें शामिल किया गया और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सरकार ने इसकी शुरुआत की है। आने वाले समय में ये सफल प्रयास अगर सरकार के साबित होंगे तो आने वाले समय में प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी इसको शुरू किया जाएगा और इसमें कई विभागों को शामिल किया गया है। खासतौर पर ITDA है जो है उसको शामिल किया गया है, अन्य विभाग हैं, ताकि जो आम इंसान है उसको सहूलियत हो सके और दूरस्थ क्षेत्रों में जहां लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं, समय अलग वेस्ट होता है और इसके साथ साथ जो है समय लगने के साथ साथ खर्च भी होता है, तो ये दोनों बच सकेंगे। और इसके लिए सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो संबंधित विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो आपके पास आएंगे, वहीं औपचारिकता पूरी करेंगे और जो आपकी जरूरत की चीजें हैं उनको उपलब्ध कराएंगे। तो बिल्कुल सुनो, इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ी सौगात भी है सरकार की ओर से, एक राहत भी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना को हरी झंडी दिखाई है। देहरादून के नागरिकों को एक फोन कॉल पर अपनी सरकार पोर्टल की नागरिक सेवाएं उनके द्वार पर उपलब्ध हो जाएंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नागरिकों को उनके घर पर जाकर जनता सेवा केंद्र के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की शुरुआत हो चुकी है और अब ये सेवा जल्द ही राज्य के अन्य स्थानों पर भी शुरू की जाएगी। तो अब उत्तराखंड में बकायेदारों का ब्याज माफ करेगी सरकार। सहकारिता विभाग ब्याज माफ करेगा। हजारों मूल बकायेदारों का जो ब्याज है वो माफ किया जाएगा। 39 करोड़ का ब्याज माफ होगा। 40% सहकारी बैंक और 60% सहकारी समिति वहन करेंगे। इससे बकायेदारों का अब ब्याज माफ होकर कहीं ना कहीं बकायेदारों के लिए एक बड़ी राहत यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए ज्यादा जानकारी की रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, जिस तरह से अब जानकारी मिल रही है कि जो बकायेदार थे वो लंबे समय से परेशान चल रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हें एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब देखिए, सहकारिता विभाग ने एमपेक्स में पहली बार OTS योजना की शुरुआत हम कह सकते हैं की है और इस योजना के तहत जो भी बकायेदार हैं उनका जो ब्याज है वो बड़ी धनराशि है, करोड़ रुपए की, इस धनराशि को माफ करने का फैसला लिया है। और जो सहकारिता मंत्री हैं धन सिंह रावत, उन्होंने साफ तौर पर बात को कहा है कि आने वाले समय में जो बकायेदार हैं इनका जो ब्याज है
वो माफ किया जाएगा और इसको जो सहकारी समितियां हैं और जो जिला स्तर के सहकारी बैंक हैं वो अलग अलग अनुपात में इसका जो वित्तीय भार है वो वहन करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बकायेदार हैं उनको एक राहत सरकार के स्तर पर दी जा रही है और बड़ी संख्या में ऐसे हजारों की तादाद में ऐसे हैं जो सहकारिता विभाग के जो बकायेदार हैं उनको कहीं ना कहीं आने वाले समय में राहत मिलने वाली है। हालांकि एक ये भी है कि एक निश्चित समय सीमा में इन सभी बकायेदारों को जो मूल धनराशि है वो भी जमा करनी होगी और इसके अलावा जो ब्याज की धनराशि है उससे अब उनको राहत मिल जाएगी। तो जो जिस तरह से सहकारिता विभाग ने ये कार्य तैयार किया है, निश्चित तौर पर जो मृत लोगों के जो बकायेदार हैं, आश्रित हैं, उनको एक बड़ी राहत सहकारिता विभाग देने जा रहा है। बिल्कुल, एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं सहकारिता विभाग देने जा रहा है। सहकारिता विभाग ने राज्य सरकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक और सहकारी समितियों के 32,000 मृतक बकायेदारों के आश्रितों के लिए ब्याज माफी योजना शुरू की है। इसके तहत बकायेदारों के परिजन लोन का मूलधन जमा कराकर लोन से मुक्त हो सकते हैं। चलिए बात कर लेते उत्तराखंड के मौसम की, जहां बारिश का मौसम लगातार जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश के चलते लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ गई। भूस्खलन के चलते कई मोटर मार्ग भी बंद हो गए हैं। सोनू, लगातार हम देख रहे हैं बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, जनजीवन प्रभावित हुआ है लोगों का। इसके साथ ही जो कई इलाके हैं वहां पर लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से अब खबर सामने आ रही है कि जोशीमठ में एक बार फिर दरारें निकलकर सामने आ रही हैं, अभी भी जोशीमठ खतरे में है। वहीं उत्तरकाशी का एक गांव है, वहां पर भी भूधसाव के चलते दरारें पड़ने लगी हैं। देखिए, विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला उत्तराखंड प्रदेश है और जो हिमालयी क्षेत्र हैं, खास तौर पर जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर अक्सर बरसात के दौरान जो है लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। जैसा कि आपने स्वयं भी जिक्र किया होता है इस बात का कि कई ऐसे क्षेत्र हैं उत्तराखंड के जहां पर भूधसाव जैसी जानकारी सामने आ रही, तो लोग खतरे की जद में रह रहे हैं। इसके अलावा अगर हम अन्य क्षेत्रों की बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जो पर्वतीय क्षेत्र है जहां पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं और इसके चलते जो मोटर मार्ग हैं वो बाधित हो गए। हालांकि सरकार के स्तर से प्रयास जरूर किए जा रहे हैं क्योंकि लगातार भारी बारिश हो रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। तो आम इंसान का जनजीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है और जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्रों के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो जनपद मुख्यालय से उनके संपर्क कट जाते हैं क्योंकि जो बीच के रास्ते होते हैं, नदियां उफान पर होती है। तो ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग और जो संबंधित पुलिस की फोर्सेज हैं, राहत का जो कार्य करती हैं, उनको अलर्ट पर रखा गया है और स्टैंड बाय में हेलीकॉप्टर और खाद्यान्न सामग्री की भी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए जो विभागीय अधिकारी हैं, जो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो पूरी तरह से अलर्ट और मुस्तैद रहें और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको फोन स्विच ऑफ नहीं करने की भी शासन स्तर पर हिदायत दी गई है कि वो अलर्ट रहेंगे, मुस्तैद रहेंगे। क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, मौसम का मिजाज बदला हुआ है, मैदानी क्षेत्रों में जलभराव जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन जैसे हालात सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकारी स्तर पर ये कहा जा रहा है कि चाहे वो मोटर मार्ग को जो है वो साफ करने का मामला हो, उसके लिए जेसीबी लगाई गई है या फिर भूस्खलन के दौरान जो है लोगों को नुकसान ना हो, इस पर भी लगातार शासन प्रशासन पैनी नजर बनाए हुए है। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से शासन प्रशासन लगातार पैनी नजर बनाए हुए कि किस तरह का कोई नुकसान ना हो, लेकिन सोनू जिस तरह से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ज्यादा बारिश के चलते जब बाढ़ जैसे हालात होते हैं या भूस्खलन होता है तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है व्यापार पर भी देखा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका जो खामियाजा है वो विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जब बारिश होती है तो स्टूडेंट भी प्रभावित होते हैं और इसके अलावा जो अन्य कार्य हैं वो भी प्रभावित होते हैं और जैसे सब्जी जैसी सप्लाई होती है तो वो भी प्रभावित होते हैं। तो चूंकि बारिश लगातार जब होती है, मोटर मार्ग बंद हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाज का हर तबका प्रभावित होता है और खास तौर पर उनके लिए
जो किसी भी रोग से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक संकट बन जाता है। इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पहले से ही आपदा प्रबंधन विभाग है, SDRF है और तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं, चाहे वो ऊर्जा विभाग है, चाहे वो पेयजल विभाग है या खाद्य विभाग है, ये सभी विभागीय अधिकारी जो है वो पूरी तरह से अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं ताकि किसी भी हालात से निपटा जा सके और कम से कम लोगों को परेशानी हो और जो स्टूडेंट हैं या जो टीचर हैं वो भी कम से कम प्रभावित। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में मानसून की बारिश आम जनजीवन पर कहर बनकर टूटी है। अभी इससे तत्काल राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं जताई जा रही और कहा जा रहा है कि मौसम विभाग की ओर से कि ये जो मौसम है फिलहाल आज तो इसी तरह से रहेगा और अगले 2-3 दिन तक भी इसी तरह से मौसम रह सकता है। तेज जोरदार बारिश हो सकती है जिसके चलते ऑरेंज अलर्ट जो है वो लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।